अगर हम इज़राइल की स्टोरी को एक लाइन में समझे तो ये स्टोरी सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, ये स्टोरी एक कम्युनिटी के सर्वाइवल की है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह डिकोड्स। मेरा नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे पिछले वीडियो की बात करना चाहूँगा जो मैंने अमेरिका, इज़राइल और ईरान के वॉर के बारे में बनाया था। आप लोगों को वही लगता होगा कि ये जो वीडियो है ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब या इस कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड जो वीडियो है ये बहुत सारे चैनल्स पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारा कंटेंट मैंने भी गो थ्रू किया है एंड जितना मुझे पता चला है या मुझे जितना देखकर लगा कि सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस कर रहे हैं एंड ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्होंने अटैक किया और ये वॉर चल रहा है और ये मिडिल ईस्ट में बाकी सब कंट्रीज़ भी अफेक्ट हो गई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैंने जिस चीज़ पे और फोकस किया है वो ये है कि भले ही ये वॉर अभी हो रहा है बट इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका रूट कॉज, मतलब मैंने ये करने की कोशिश की है कि मैं ठीक है ये वॉर तो स्टार्ट हो गया है लेकिन एक्चुअली ये वॉर स्टार्ट कहाँ से हुआ वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और उस वीडियो में मैंने दोनों कंट्रीज़ या तीनों कंट्रीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है। लाइक ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन है और इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोचता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने मेरे वीडियो में रखने की कोशिश की है, जो आई डोंट थिंक सो आपको ये कंटेंट किसी और के वीडियो में मिलेगा। तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर वो वीडियो एक बार गो थ्रू करिए एंड उस पर आप अगर आपको सही लग रहा है तो लाइक करिए, अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट यस, मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगा कि एक बार आपने वो वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो की। दुनिया में ऐसे बहुत पावरफुल देश हैं लेकिन एक देश ऐसा भी है जो पावरफुल है लेकिन कभी रिलैक्स नहीं दिखता। एक देश जहां हर बिल्डिंग में बॉम्ब शेल्टर होता है, जहां स्कूल का बच्चा बच्चा जानता है कि रॉकेट की सायरन बजी तो उसे क्या करना होगा, जहां 18 साल होते ही चाहे लड़का हो या लड़की उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, और जहां लोग कहते हैं कि हम शांति तो चाहते हैं लेकिन हम कभी रिलैक्स नहीं रह सकते। वो देश है इज़राइल। लेकिन सवाल ये है, क्या इज़राइल दुनिया का सबसे डरा हुआ देश है या वो दुनिया का सबसे कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक नेशन है? क्यों इज़राइल अपने आसपास के इस्लामिक कंट्रीज़ को एज अ नेबर नहीं बट एज अ पोटेंशियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे देखता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, दुनिया इज़राइल को इतना स्पेशल केस क्यों ट्रीट करती है? आज हम इमोशनल डिबेट नहीं करेंगे, आज हम जियोग्राफी समझेंगे, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, वॉर्स का पैटर्न देखेंगे और इज़राइल के माइंडसेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इज़राइल को समझने के लिए सबसे पहले मैप को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इज़राइल का सबसे बड़ा एनिमी आइडियोलॉजी नहीं, उसकी जियोग्राफी है। इज़राइल का टोटल एरिया है 22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। कंपैरिजन के लिए ये देश मुंबई सिटी से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। आप सोचिए, ये देश एक ऐसे रीजन में एग्जिस्ट करता है जहाँ हिस्टोरिकली बहुत वॉर्स हो चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इज़राइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब होता है अगर बॉर्डर पर वॉर शुरू हो जाए तो आपके पास पीछे रिट्रीट करने, रीग्रुप करने और डिफेंसिव लेयर्स बिल्ड करने के लिए कितनी स्पेस है। इंडिया के पास है, रशिया के पास मैसिव स्पेस है, ईरान के पास ह्यूज लैंडमास है, लेकिन इज़राइल वेस्ट बैंक के पास एक जगह पर इज़राइल सिर्फ 15 किलोमीटर वाइड है, सिर्फ 15 किलोमीटर। मतलब थियोरेटिकली अगर एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री पुश हो जाए तो कंट्री कुछ घंटों में स्प्लिट हो सकती है। ये एग्जैगरेशन नहीं है, ये जियोग्राफिकल फैक्ट है। इज़राइल की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कोस्टल प्लेन में कॉन्सेंट्रेटेड है। टेल अवीव, हाइफा, इंडस्ट्रियल जोन्स और टेक हब्स सब एक नैरो स्ट्रिप में क्लस्टर्ड हैं। अगर ये स्ट्रिप हेवीली हिट हो जाए तो इकोनॉमिक पैरालिसिस ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो सकता है। इसीलिए इज़राइल के लिए वॉर का मतलब सिर्फ बॉर्डर क्लैश नहीं होता,
वॉर इज इक्वल टू कोर सर्वाइवल रिस्क। अब हम मैप को थोड़ा और जूम आउट करते हैं दोस्तों। नॉर्थ में लेबनन, साउथ में गाजा स्ट्रिप, ईस्ट में वेस्ट बैंक। रीजनली देखो तो ईरान ओपनली होस्टाइल। प्रॉक्सी लेयर समझना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेबनन, हमास, ये सारे ही ईरान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। इजराइल के पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं, ये ईरान के स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स हैं। यानी डायरेक्ट वॉर ईरान से नहीं हो, लेकिन मल्टी फ्रंट टेंशन बना रहे। इसीलिए इजराइल के लिए थ्रेट सिर्फ एक बॉर्डर से नहीं आता, थ्रेट परसेप्शन लेयर्ड है। अब साइकोलॉजिकल पॉइंट, अगर इंडिया एक वॉर लूज करे तो टेरिटरी लूज होगी। अगर इजराइल एक मेजर वॉर लूज करता है तो एग्जिस्टेंस खत्म हो सकती है। इस डिफरेंस की वजह से ही इजराइल का जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो हिस्टोरिकली हमेशा प्रीएम्प्टिव रहा है, यानी वो प्रोएक्टिव रहता है रादर देन रिएक्टिव। मिलिट्री रेडीनेस हाई होती है, हर बिल्डिंग में बॉम्ब शेल्टर कॉमन है। ये ज्योग्राफी ड्रिवन रियलिज्म है। जब आपका देश इतना छोटा हो तो आप लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक वॉर गलत कैलकुलेट कर लो। लेकिन इजराइल का फियर सिर्फ मैप से नहीं आता दोस्तों, हिस्ट्री ने भी उसे सिखाया है कि कॉम्प्लिसेंसी का कॉस्ट एग्जिस्टेंस हो सकता है। 1948 का वॉर, 1967, 1973, 3 वॉर्स जिन्होंने इजराइल को परमानेंटली चेंज कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इजराइल के तीनों वॉर्स की। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 1948 के पहले वहाँ क्या था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिडिल ईस्ट का पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ब्रिटेन टेम्पररी तरीके से उस रीजन को मैनेज कर रहा था। इसी पीरियड में यूरोप से बहुत से ज्यूइश लोग इस रीजन में आने लगे, क्योंकि यूरोप में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस दोनों बढ़ रहा था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूइश जिनोसाइड हुआ और उसके बाद ज्यूइश स्टेट बनने की डिमांड और स्ट्रांग हो गई। 1947 के यूएन पार्टीशन प्लान के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान दिया, इस लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। ज्यूइश लीडरशिप ने ये प्लान तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडरशिप ने इसे रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से टेंशन वायलेंस में बदलने लगा। 1948 इजराइल एज अ कंट्री बना और वॉर स्टार्ट हो गया। 14 मई 1948 को इजराइल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन अगले ही दिन मल्टीपल अरब कंट्रीज अटैक कर देते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, एक नया देश और सामने 5 आर्मीज। उस वक्त इजराइल की पॉपुलेशन लगभग 8 से 9 लाख थी। आर्मी भी प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं थी, वेपन्स भी बहुत लिमिटेड थे। फिर भी इजराइल सर्वाइव कैसे कर गया? पहले से लोकल डिफेंस ग्रुप्स मौजूद थे। इंडिपेंडेंस के बाद उन्हीं को मिलाकर आर्मी बनाई गई एंड उसे आज हम कहते हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस। मोटिवेशन एक्सट्रीमली हाई था। ये लिटरली या तो जीतो या ख़त्म हो जाओ वाली सिचुएशन थी। ओपोनेंट्स परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड भी नहीं थे, हर कंट्री अपनी स्ट्रैटेजी से फाइट कर रही थी। वॉर के बीच में इजराइल को कुछ फॉरेन वेपन्स मिल गए, जिससे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई। 1949 तक वॉर स्टॉप हो गया, इजराइल सर्वाइव कर गया। अब हम बात करेंगे 1967 के वॉर की। इस वॉर को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1948 के बाद भी बॉर्डर टेंशन्स खत्म नहीं हुई। 1967 में इजिप्ट ने इजराइल के बॉर्डर के पास आर्मी डिप्लॉय कर दी और एक इम्पॉर्टेंट सी रूट ब्लॉक कर दिया, जो इजराइल के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इजराइल को लगा वॉर ऑलमोस्ट इनएविटेबल है, इसीलिए इजराइल ने वेट नहीं किया, उसने पहले ही अटैक कर दिया। सिर्फ कुछ घंटों में इजिप्ट की एयरफोर्स का मेजर पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया और सिर्फ 6 दिन के अंदर इजराइल ने मल्टीपल टेरिटरीज कैप्चर कर ली। इसीलिए इस वॉर को कहा जाता है 6 डे वॉर। इसमें इजराइल ने क्या लेसन लर्न किया? अगर हम पहले रिएक्ट नहीं करेंगे तो शायद हमें रिएक्ट करने का मौका ही ना मिले। अब हम बात करेंगे 1973 के वॉर की, विच वॉज ऑल्सो नोन एज योम किपुर वॉर। 1967 के बाद इजराइल को लगने लगा था कि वो मिलिटरीली अनबीटेबल है, लेकिन 1973 ने सब बदल दिया। इजराइल का एक रिलीजियस हॉलीडे होता है योम किपुर।
इसी दिन इजिप्ट और सीरिया ने सडनली अटैक कर दिया। इजराइल इनिशियली प्रिपेयर्ड नहीं था, हैवी लॉसेस हुई। फिर इमरजेंसी मोबिलाइजेशन हुआ, रिजर्व सोल्जर्स बुलाए गए। ग्रेजुअली इजराइल ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिल गया। 3 वॉर्स 3 लेसन्स। 1948 के वॉर ने इजराइलियों को सर्वाइव करना सिखाया। 1967 ज़रूरत पड़े तो पहले अटैक करो। और 1973 कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। इजराइल का सिक्योरिटी माइंडसेट फियर से नहीं बना, हिस्ट्री से बना है। इजराइल को समझने के लिए सिर्फ वॉर्स और जियोग्राफी समझना काफ़ी नहीं है। एक और कहानी है जो इजराइलियों के अंदर एक बहुत बड़ा शौक देकर गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज्यूइश लोगों के साथ हुए जेनोसाइड की। 1930s का यूरोप इमेजिन करो। जर्मनी में एक लीडर पावर में आता है, एडोल्फ हिटलर। उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि ज्यूइश सोसाइटी के एनिमीज़ हैं। धीरे धीरे जर्मनी में एक डेंजरस सिस्टम बिल्ड होने लगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। सबसे पहले ज्यूइश को आइडेंटिफाई किया गया, उनके बिजनेस मार्क किए गए, उनको पब्लिक लाइफ से रिमूव किया गया, जॉब्स छीन ली गई, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ से निकाल दिया गया। मतलब धीरे धीरे एक पूरी कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग किया जा रहा था। स्टेप 2 में होता है आइसोलेशन। फिर ज्यूइश को गेटोज में शिफ्ट किया गया। गेटो का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर किया जाए। ये ओवरक्राउडेड एरियाज थे, फूड कम, फ्रीडम ऑलमोस्ट ज़ीरो। फिर आता है स्टेप 3, दैट इज़ डिपोर्टेशन। लोगों को ट्रेन्स में भर के कैंप्स में भेजना शुरू किया गया। लोगों को बोला जाता था कि उन्हें रीलोकेट किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ये कैंप्स एक्चुअली डेथ कैंप्स बन चुके थे। और अब होता है स्टेप 4, विच इज़ सिस्टमैटिक किलिंग। इन कैंप्स में लोगों को फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था और मिलियंस लोगों को गैस चेम्बर्स में मार दिया गया। गैस चेम्बर्स क्लोज रूम्स होते थे जहां पॉइजनस गैस रिलीज़ की जाती थी। कुछ मिनट में अंदर के सब लोग मर जाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगभग 60 लाख ज्यूइश को मार दिया गया। मतलब सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ज्यूइश थे। ज्यूइश कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ हिस्ट्री का इवेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक पेनफुल लेसन। उन्होंने समझा, अगर हमारे पास अपना स्टेट नहीं होगा तो हम हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। इसी ट्रॉमा से एक माइंडसेट डेवलप हुआ, नेवर अगेन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अब दोबारा कभी भी हम अपनी कम्युनिटी को हेल्पलेस सिचुएशन में नहीं आने देंगे। इसी वजह से इजराइल मिलिट्री रेडीनेस हाई रखता है, इंटेलिजेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखता है और थ्रेट्स को अर्ली स्टेज में ही न्यूट्रलाइज करना चाहता है, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, सिक्योरिटी इज इक्वल टू सर्वाइवल। अगर हम इजराइल की स्टोरी को एक लाइन में समझे तो ये स्टोरी सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, ये स्टोरी एक कम्युनिटी के सर्वाइवल की है। एक छोटा सा देश जिसकी साइज़ इंडियन सिटीज़ से भी बहुत कम है, लेकिन उसे अपने हर जनरेशन में लड़ना पड़ा है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। जब एक कंट्री को पता हो कि उसकी जियोग्राफी वल्नरेबल है और उसकी हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है, तो उस कंट्री के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कॉन्स्टेंटली फियर में जिए या कॉन्स्टेंटली इनोवेट करे। इजराइल ने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप नेशन। आज इजराइल दुनिया में एक स्टार्टअप नेशन के तौर पे जाना जाता है। पॉपुलेशन लगभग 9 मिलियन लोगों की, लेकिन जो उनके स्टार्टअप्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं। साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल टेक, एआई, डिफेंस टेक, इन सब में इजराइल जो है वो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। इसका रीज़न सिंपल है, कांस्टेंट प्रेशर इनोवेशन को कल्चर बना देता है। सिक्योरिटी कल्चर भी है। इजराइल में ऑलमोस्ट हर यंग सिटीज़न मिलिट्री सर्विस करता है। मतलब डिसिप्लिन, सर्वाइवल थिंकिंग और सिक्योरिटी अवेयरनेस सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। इसी वजह से इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ दुनिया में काफ़ी रिस्पेक्टेड मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस इजराइल के एक्शंस को जस्टिफाई करना नहीं है और ना ही किसी साइड को विलन या हीरो डिसाइड करना है। मेरा पर्पस सिर्फ एक है, कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ को डिकोड करना, ताकि जब हम न्यूज़ देखें
तो सिर्फ हेडलाइंस ना देखे, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी समझे। इजराइल की स्टोरी सिंपल नहीं है, इसमें हिस्ट्री भी है, ट्रॉमा भी है, पॉलिटिक्स भी है और पावर भी है। इसीलिए दुनिया में इजराइल को एक स्पेशल केस के रूप में देखा जाता है। लेकिन एंड में ये डिसीजन आपका है, आप इसे कैसे देखते हो, आप कौन से पर्सपेक्टिव को सही मानते हो। मैं यहाँ कंक्लूजन्स इम्पोज करने नहीं आया हूँ दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ चीज़ों को डिकोड करने आया हूँ। क्योंकि जब हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तब ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सबको पावरफुल बनाती है। ये थी इजराइल की कहानी, जिसे आज हमने डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।